नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। स्वागत है आप सभी का सक्सेस विद रोहित सर यूट्यूब चैनल पर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी पीवाईक्यू बैंक 2026 फॉर जीके जीएस। अब जानते हैं कि एसएससी पीवाईक्यू बैंक है क्या। तो एसएससी पीवाईक्यू बैंक है जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अपन प्रैक्टिस सेट करेंगे जीके जीएस के लिए। अब ये प्रैक्टिस सेट कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो जितनी भी मैंने एग्ज़ाम्स यहाँ पर मेंशन की है, अगर आप इन एग्ज़ाम्स में से किसी की तैयारी कर रहे हैं 2026 में, तो आपको एक सिंगल प्रैक्टिस सेट मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट में से मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपन इन प्रैक्टिस सेट में करेंगे क्या। तो इन प्रैक्टिस सेट में अपन ये जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं इनमें आए हुए पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज़ को अपन कवर करेंगे। किस टाइप से करेंगे, तो अपन रिवीजन फ्रेंडली मोड में इनको करेंगे, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इनके। ठीक है, उसी तरह से कवर करेंगे। और क्वेश्चंस वो रखेंगे अपन जो क्या होते हैं, बार बार रिपीटेड मोड में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब अपन का फॉर्मेट क्या रहेगा क्वेश्चंस को हैंडल करने का, तो अपन ना फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा कि एक क्वेश्चन को अपन लेंगे। ठीक है, अब उस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के अंदर पूछे हैं उससे रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को अपन कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अपना फॉर्मेट ये नहीं रहेगा कि अपन ने एक क्वेश्चन ले लिया फिर उसके ऑप्शन को टिक मार करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए, ये अपना फॉर्मेट नहीं रहेगा। अब कितने प्रैक्टिस सेट होंगे, तो प्रैक्टिस सेट चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, कितने भी हो, अपना टारगेट क्या है कि जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में उन सबको कवर करना है अपन को, चाहे कितने भी प्रैक्टिस सेट हो। अब अगर आप इन प्रैक्टिस सेट के नोट्स बनाना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना मैं इनकी पीडीएफ सक्सेस विद रोहित सर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से क्या करना है, इनको डाउनलोड करके रिवीजन वगैरह अपना कर सकते हो। अब जल्दी से जाकर सक्सेस विद रोहित सर जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को लाइक कर देना, और अपना पॉजिटिव जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, लाइब्रेरी, कोचिंग्स वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में वीडियोज़ को शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति देश से हुई है। मतलब शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उनकी उत्पत्ति के बारे में अपन को जानकारी मिलती है नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि। ठीक है, अब अपन कुछ बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी ने टोटल शास्त्रीय नृत्य माने हैं वो है 8। ठीक है, अब बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 1953। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब संगीत नाटक अकादमी ने टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य माने हैं, लेकिन एक नोवा शास्त्रीय नृत्य है, एक नोवा नृत्य है जो कौन सा है, छऊ। संगीत नाटक अकादमी ने इसको शास्त्रीय नृत्य नहीं माना, इसको क्या माना, अर्ध शास्त्रीय नृत्य, इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य माना है। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग। संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग, तो संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को भी इसमें शामिल करके टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य माने हैं, तो टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य माने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं छऊ के बारे में। छऊ होता कितने प्रकार का है, तो छऊ 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। दूसरा हो जाएगा सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। और तीसरा हो जाएगा
पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। मयूरभंज छऊ कहाँ पे किया जाता है? तो मयूरभंज छऊ किया जाता है उड़ीसा के अंदर। सरायकेला छऊ का संबंध कौन से राज्य से है? तो इसका संबंध है झारखंड से। और पुरुलिया छऊ का संबंध है वेस्ट बंगाल से। इतनी बात हो गई। अब छऊ को 2010 के अंदर यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। यानी 2010 के अंदर, 2010 में यूनेस्को है एक संगठन जिसने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में छऊ को शामिल किया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अपन बात करेंगे जो भी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं अपने, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनसे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं वो बात करेंगे अपन। तो सबसे पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। दूसरा है ओडिसी। ओडिसी का संबंध है उड़ीसा से, उड़ीसा से। तीसरा है मणिपुरी। मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से। चौथा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। पांचवा आ जाएगा कथकली। कथकली का संबंध हो जाएगा केरल से। छठवा आ जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का संबंध भी हो जाएगा केरल से। सातवां आ जाएगा कथक। कथक का संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। और आठवां आ जाएगा सत्रिया। सत्रिया का संबंध हो जाएगा असम से। ठीक है। अब भरतनाट्यम है वो क्या है? सबसे पुराना, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। और जो सत्रिय है वो क्या है? सबसे नया शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लासेज होगी उनके अंदर दो दो शास्त्रीय नृत्य को पकड़कर उनसे जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो सारे कवर कर लेंगे। द ग्रेट इंडियन नोवेल डैश द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत को एक रूपक के रूप में लिया है। मतलब द ग्रेट इंडियन नोवेल है, ये बुक है और ये किसके द्वारा लिखित है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। अब अपन क्या करेंगे? शशि थरूर से रिलेटेड जो भी बुक्स एग्जाम्स में पूछी जाती है उनको कवर करेंगे। शशि थरूर। फर्स्ट बुक है इनकी वाई आई एम हिंदू। सेकंड बुक आ जाएगी बुकलेस इन बगदाद। थर्ड इनकी बुक आ जाएगी एन एरा ऑफ डार्कनेस। फोर्थ इनकी बुक आ जाएगी रायोट्स। फिफ्थ इनकी बुक आ जाएगी अंबेडकर ए लाइफ। ठीक है।
सिक्स इनकी बुक आ जाएगी पेक्स इंडिका। ये सारी बुक्स रिपीटेड मोड में हर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, ठीक है, तो इनको अपन को बार बार रिवाइज करना है। अब बात करते हैं सरोजनी नायडू जी के बारे में। तो ये क्या है, इनको कौन सी उपाधि मिली है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी बुक के बारे में बात करते हैं अपन। इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं जो पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो एक बुक है इनकी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, फर्स्ट बुक हो गई। एक और बुक पूछी जाती है, वो कौन सी है, द ब्रोकन विंग्स, द ब्रोकन विंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं कुलदीप नैयर जी के बारे में, कौन कौन सी बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं। कुलदीप नैयर, तो इनसे रिलेटेड बुक है बियॉन्ड द लाइंस, बियॉन्ड द लाइंस। दूसरी बुक आ जाएगी विदाउट फियर, और तीसरी बुक आ जाएगी द जजमेंट, द जजमेंट। खुशवंत सिंह जी की बुक, खुशवंत सिंह जी की बुक कौन कौन सी आ जाएगी। तो इनकी बुक आ जाएगी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। एक बुक आ जाएगी लव एंड लस्ट, एक और बुक आ जाएगी दिल्ली ए नोवेल, और एक और इम्पोर्टेंट बुक है, वो कौन सी है, तो वो आ जाएगी ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलिस, ठीक है। तो ये सारे बुक्स हैं वो अपन को बार बार रिवाइज करनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अपन को बताना है कि कौन सी गायक या गायिका है जिसको 2001 के अंदर भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो वो कौन है, तो वो हो जाएंगे लता मंगेशकर जी। इनको कब प्राप्त हुआ भारत रत्न, इनको 2001 के अंदर प्राप्त हुआ। अब इनके साथ में और किसको प्राप्त हुआ, तो इनके साथ में और प्राप्त हुआ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जो क्या है एक शहनाई वादक है, ठीक है, जो क्या है एक शहनाई वादक है। अब बात करते हैं भारत रत्न के बारे में, क्योंकि भारत रत्न से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स के अंदर। भारत रत्न क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। अभी तक टोटल कितने भारत रत्न मिल चुके हैं, तो टोटल मिल चुके हैं 53 मिल चुके हैं। इस अवार्ड की स्थापना कब हुई, तो इस अवार्ड की स्थापना हुई 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। अब ये दिए किसके द्वारा गए, सबसे पहले तो ये दिए गए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिए गए। सबसे पहले कितने लोगों को दिए गए, तो सबसे पहले 3 लोगों को दिए गए। कब, 1954 में 3 लोगों को दिए गए। कौन कौन से वो 3 लोग थे, तो पहले थे
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। और तीसरे थे सीवी रमन। इन तीनों को सबसे पहले दिया गया 1954 के अंदर। फिर 1955 से ये प्रावधान आया कि ये अवार्ड अब मरणोपरांत भी दिए जाएंगे। मरणोपरांत भी ये अवार्ड अब दिए जाएंगे। तो 1966 के अंदर सबसे पहले ये अवार्ड मरणोपरांत दिए गए। इसको मिला तो ये मिला लाल बहादुर शास्त्री जी को। मतलब 1955 में तो ये प्रावधान आया कि ये मरणोपरांत दिए जाएंगे, और 1966 के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया, भारत रत्न अवार्ड ये दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत रत्न प्राप्त प्रथम महिला कौन थी जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। कब मिला इनको? तो इनको मिला 1971 के अंदर। ठीक है, प्रथम खिलाड़ी कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। इनको कब मिला? तो इनको मिला 2014 में। और ये कौन से, ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। अब बात करते हैं प्रथम गैर भारतीय जो इंडिया के नहीं है लेकिन उनको भारत रत्न मिला, वो कौन थे? प्रथम गैर भारतीय तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार खान। इनको मिला 1987 के अंदर। ये तो फर्स्ट हो जाएंगे। और सेकंड वाले कौन थे गैर भारतीय? ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सेकंड वाले थे नेल्सन मंडेला। इनको कब मिला? तो इनको मिला 1990 में। ठीक है, अब लेटेस्ट के अंदर जो 5 मिले हैं 2024 के अंदर वो कौन कौन से हैं? तो लेटेस्ट की अपन बात करते हैं। जो 5 अवार्ड मिले हैं, 5 जनों को मिले हैं भारत रत्न, वो कौन कौन से हैं 5 व्यक्ति? तो फर्स्ट तो हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर। सेकंड हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। थर्ड हो जाएंगे PV नरसिम्हा राव। और फोर्थ हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। और फिफ्थ हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। इनको जीवित मिला है और इन चारों को मरणोपरांत मिला है। फर्स्ट को, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और टिन को मिश्रित करके कौन सी धातु बनाते थे? तो वो बनाते थे कांसा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता।
कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, पूरा टॉपिक कवर करेंगे अपन। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता के साथ में इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं अपन, तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्लेस था जो डिस्कवर हुआ, जिसको खोजा गया, वो कौन सा था, हड़प्पा। कब खोजा गया, तो 1921 में। कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। किस कौन थे इसके खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। इतनी बात होगी। अब वर्तमान के अंदर जो हड़प्पा है वो कहाँ पर है, तो ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब ये मिली तो इसका नामकरण किसने किया, मतलब इसको सिंधु घाटी सभ्यता किसने बोला, तो वो बोला जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन थे, तो ये थे एएसआई के डायरेक्टर, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके डायरेक्टर थे ये उस समय, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अपन बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई कब, 1861 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, एएसआई के जनक, ठीक है। इन्हीं को एएसआई के जनक भी बोला जाता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, जो ये क्या है, एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अब ये कहाँ पर है वर्तमान में, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर ये है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का अर्थ माना जाता है मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज 1922 में सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने की, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। वर्तमान में ये है सिंध प्रांत, पाकिस्तान के अंदर है। चलो इतनी बात हो गई। यहाँ से अपन को क्या क्या मिला है, तो यहाँ से अपन को मिला है महान स्नानागार और महान अन्नागार, ये अपन को यहाँ से मिला है। और एक क्या मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। एक सेकेंड,
एक अपन को नर्तकी 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 की मूर्ति मिली है जो किसकी बनी हुई है, तो वो बनी हुई है कांस्य की। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की बनी हुई है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है, सिंध का बाग, सिंध का बाग भी उसको कहा जाता है, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। अब अपन बात करेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वहाँ के लोगों के लिए प्रमुख फसल कौन सी थी, तो प्रमुख फसल थी एक तो गेहूं और एक जौ, ठीक है। वो मिठास मतलब मीठे के लिए किसका यूज़ करते थे, तो मिठास के लिए वो यूज़ करते थे शहद का। चलो, उनकी लिपि कौन सी थी, तो उनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। ये बात होगी। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, तो वो नगरीय सभ्यता थी। मतलब जो वहाँ का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, एक सिटी जैसा था। वहाँ के जो घर या मकान बनाए जाते थे वो कौन सी पद्धति में या कौन सी प्रणाली से बनाए जाते थे, तो वो बनाए जाते थे ग्रिड प्रणाली से। ग्रिड प्रणाली से वहाँ के घर बनाए जाते। ग्रिड प्रणाली का मतलब हो गया कि इस टाइप से बनाए जाते थे। सड़कें होती थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करती थी, ठीक है। ये बात हो गई। अब अपन बात करेंगे कि इसका विस्तार किस प्रकार था, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में। तो उत्तर में इसका विस्तार था मांडा तक, जो कहाँ पर है, वर्तमान जम्मू कश्मीर में। पूर्व में इसका विस्तार था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कहाँ पर है, यूपी के अंदर वर्तमान में, ठीक है। पश्चिम में अगर बात करें अपन, तो पश्चिम में था इसका विस्तार सुतकांगेडोर तक, सुतकांगेडोर तक, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और दक्षिण में बात करें तो ये था देमाबाद तक, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो महालनोबिस प्रोजेक्ट पर आधारित थी, महालनोबिस प्रोजेक्ट पर आधारित थी, तो वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी हो जाएगी, द्वितीय वाली। फर्स्ट वाली कौन से पर थी, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। अब अपन बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाएं, ये जो मॉडल है पंचवर्षीय योजनाओं का, ये कौन से देश से लिया गया भारत में, तो ये लिया गया रूस से। रूस में कब स्टार्ट हुई ये पंचवर्षीय योजना, या किसने स्टार्ट की रूस में, तो ये स्टार्ट की रूस में जोसेफ स्टालिन ने, जोसेफ स्टालिन ने। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये पहली बात तो हो गई कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका टाइम पीरियड होगा 1951 से 1956 तक,
इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीएम थे इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये थे भारत के प्रधानमंत्री थे। इस पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना रखा गया? तो लक्ष्य रखा गया 2.1% का, और प्राप्त कितना हुआ? 3.6%। ठीक है। टारगेट क्या था इसके अंदर? टारगेट था प्राथमिक कृषि उत्पादों पर विशेष ध्यान। इस पंचवर्षीय योजना के तहत 5 IITs बनी इंडिया में, और नदी घाटी परियोजनाएं स्टार्ट हुई। कौन कौन सी? दामोदर और भाखड़ा नांगल जैसी परियोजनाएं स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब अपन अगले क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है, उन सबको एक एक करके उनमें से जितने भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं उन सबको कवर कर लेंगे। ठीक है। 7th क्वेश्चन है अपने पास, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू के अधीन, वो किया गया 2 सितंबर 1946 को किया गया। अब अपन अंतरिम सरकार से पहले अपन बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया और कब ये बना? तो इसका गठन हुआ 19 फरवरी 1946 को। किसके द्वारा? तो इसका गठन हुआ क्लेमेंट एटली द्वारा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये भारत कब आया कैबिनेट मिशन? भारत कब आया? तो ये आया 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो रिपोर्ट इसने दी, वो दी 16 मई 1946। ठीक है, इसमें कौन कौन थे, कौन कौन सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे पेंथिक लॉरेंस, दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। पेंथिक लॉरेंस थे वो इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसी मिशन के बाद में बोला गया कि आप अपना संविधान बना सकते हो, भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया। तो इसके लिए क्या हुआ, फिर चुनाव हुए, चुनाव प्रक्रिया चली। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया में कितनी सीटें थी टोटल? तो टोटल थी 389 सीटें। मतलब एक सीट पर बोला गया कि 10 लाख लोग वोट करेंगे, 10 लाख की जनसंख्या वोटिंग करेगी। अब ये 389 जो सीटें थी वो भी क्या थी, कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी। टोटल ब्रिटिश प्रांत थे वो कितने थे? तो वो थे 11। ठीक है, तो इन ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, मतलब इनके लिए वोटिंग होनी थी। ठीक है, ये बात आ गई।
और देसी रियासतें थी जो रजवाड़े थे वो थी 565 टोटल रियासतें। अब इन 565 रियासतों में से कितने सदस्यों का चुनाव होना था, तो 93 सदस्यों का। लेकिन इनका निर्वाचन नहीं होगा, ये क्या होंगे, डायरेक्ट मनोनीत होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इन 93 सीटों पर चुनाव नहीं होगा। फिर जो 4 चीफ कमिश्नरी थी, चीफ कमिश एक सेकेंड, जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, कितने, 4, उनसे भी चुनाव होगा। तो वो कौन कौन से थे, एक आ जाएगा अजमेर, दूसरा आ जाएगा बलूचिस्तान, तीसरा आ जाएगा कुर्ग कर्नाटक, और चौथा आ जाएगा दिल्ली। इनको अपन ABCD से भी याद रख सकते हैं, ए का अजमेर, बी का बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो चुनाव प्रक्रिया चली, चुनाव हुए, और चुनाव में कौन सी प्रणाली यूज की गई चुनाव करवाने के लिए, तो वो यूज की गई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, वयस्क मताधिकार वाला सिस्टम इसमें नहीं था, वयस्क मतदान वाला इसमें सिस्टम नहीं था। ठीक है, फिर परिणाम आए, जो रिजल्ट्स थे वो आए, रिजल्ट्स आए तो उनमें क्या हुआ, कांग्रेस को टोटल सीट मिली 208। ठीक है, और जो मुस्लिम लीग थी उसको सीट मिली 73। निर्दलीय जिन्होंने भी चुनाव लड़ा था उनको सीट मिली 8, और जो भी अन्य पार्टी थी उनको सीट मिली 7। ये टोटल सीट्स मिली। अब एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और लगभग हर स्टूडेंट उसको गलत करके आते हैं, तो वो क्या है कि मुस्लिम लीग का विभाजन हो गया, मतलब जब पाकिस्तान अलग बन गया 1947 के बाद में, तो टोटल कितनी सीट्स बची, तो ये बची 299। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है, SSC GD एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन के बाद में क्या हुआ कि जो अंतरिम सरकार थी उसका गठन किया गया। तो उसका गठन कब किया गया, तो उसका गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनको क्या बनाया गया, तो इनको बनाया गया उपाध्यक्ष। ठीक है, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। अब बात करते हैं कि और कौन कौन से पद थे, तो जो बलदेव सिंह थे अंतरिम सरकार में, कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन सा पद दिया गया, तो बलदेव सिंह को दिया गया रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री इनको बनाया गया। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी थे, इनको बनाया गया शिक्षा व कला मंत्री, शिक्षा व कला मंत्री। ठीक है, अब बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो इनको बनाया गया गृह और सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया खाद्य व कृषि मंत्री। ठीक है, जगजीवन राम को, तो इनको बनाया गया श्रम मंत्री या श्रम मंत्री, श्रम मंत्रालय इनको दिया गया।
ठीक है, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं बाफ्टा अवार्ड के बारे में कि बाफ्टा अवार्ड क्या है और 2026 में बाफ्टा अवार्ड का कौन सा संस्करण था, किन किन को मिला। तो चलो बाफ्टा अवार्ड के बारे में बात करते हैं। बाफ्टा अवार्ड, पहली बात तो क्वेश्चन अपने पास में, बाफ्टा 2026 समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो ये लगभग कहाँ पर होता है, ये होता है रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन के अंदर होता है। ठीक है, ये फेस्टिवल। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इस अकेडमी के द्वारा ये क्या होते हैं, दिए भी जाते हैं ये अवार्ड्स। ठीक है, इतनी बात होगी। अब इसकी स्थापना कब हुई अवार्ड की, बाफ्टा की। तो इसकी स्थापना हुई 1947 के अंदर इसकी स्थापना हुई और 1949 से सबसे पहले दिए स्टार्ट हुए, दिए जाना ना, दिया जाना इनका स्टार्ट हुआ। ठीक है, और बात कर ली अपन ने कि रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में ये दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि 2026 के अंदर जो ये अवार्ड्स हुए हैं, कौन सा संस्करण था इनका। तो 79th एडिशन था। ठीक है, इतनी बात हो गई 2026 के अंदर बाफ्टा अवार्ड का ना। बेस्ट फिल्म कौन सी थी जिसको ये अवार्ड दिया गया। तो बेस्ट फिल्म थी एक के बाद एक लड़ाई, एक के बाद एक लड़ाई। बेस्ट डायरेक्टर, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला पॉल थॉमस एंडरसन को, इसी फिल्म के लिए, एक के बाद एक लड़ाई के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो ये मिला, बेस्ट एक्टर वाला अवार्ड मिला रॉबर्ट आरामयो को। ठीक है, कौन सी मूवी के लिए। तो मूवी थी मैं कसम खाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ट एक्टर्स एक्ट्रेस। तो वो मिला जेसी बकले को, किसके लिए। तो ये मिला हेमनट के लिए। ठीक है, अब एक इंडियन मूवी है, कौन सी भाषा में, मणिपुरी के अंदर। कौन सी मूवी है मणिपुरी की, बूंग मूवी, फरहान अख्तर की ये मूवी है। इसको भी क्या मिला, ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है मेनली तो 79th वाला। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त है उनको भी सबको बता दो कि इस प्रकार से अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको वीडियोज़ और यूट्यूब चैनल शेयर कर दो। और यूट्यूब चैनल को आप भी सब्सक्राइब करके रख लो और अपना जो पॉजिटिव फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। प्यूमा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्यूमा कंपनी है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। प्यूमा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पीवी सिंधु को। किसको बनाया है, पीवी सिंधु को बनाया है। अब अपन क्या करेंगे, कुछ ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे जो अभी हाल ही के अंदर बने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दिल्ली खेल महाकुंभ के बारे में। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन।
दूसरी अपन बात करते हैं न्यू बैलेंस। तो न्यू बैलेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है जानवी कपूर। जानवी कपूर बनी है। तीसरा अपन बात करते हैं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? टाटा मोटर्स, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विक्की कौशल। ठीक है। डिटोल और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है MS धोनी। ठीक है। अब बात करते हैं लेविज। लेविज की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वो बनी है आलिया भट्ट। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वो बने रोहित शर्मा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजू सैमसन। और हाँ, जो दीपिका पादुकोण हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। ठीक है। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगी डल लेक। कौन सी हो जाएगी? डल झील को। ठीक है। अब बात करते हैं लोकटक लेक कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी मणिपुर में। ठीक है। वेबनाथ झील कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी केरल में। ठीक है। अब अपन कुछ झीलों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन लिखेंगे राजस्थान की कुछ झीलों के नाम जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हो जाएगी राजसमंद झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर हो जाएगी। ठीक है। डीडवाना झील हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगी सांभर झील। ठीक है। एक हो जाएगी पिछोला झील। ठीक है। एक हो जाएगी जयसंबंध। तो ये वो झीलें हो गई राजस्थान की जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जम्मू कश्मीर की कुछ झीलों के बारे में बात करते हैं अपन। तो जम्मू कश्मीर की झील हो जाएगी डल, वुल्लर, मानसबल और शेषनाग झील, अनंतनाग, ठीक है। अब बात करते हैं मेघालय की एक झील है जो बार बार पूछी जाती है और लगभग गलत भी करके आते हैं स्टूडेंट्स। वो झील है उमियम झील। उत्तराखंड की कुछ झील के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाएगी सात ताल, नैनीताल, भीमताल और राकसताल। ये उत्तराखंड की कुछ झीलें हो जाएगी। लगभग ताल लगा हुआ होता है उत्तराखंड की झीलों के अंदर। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में एक झील आ जाएगी, वो है सूरजताल। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है।
सूरजताल हो जाएगी, रेणुका झील हो जाएगी, मच्छियाल हो जाएगी, मच्छियाल झील हो जाएगी, ठीक है, और एक हो जाएगी गोविंद सागर। ये हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की झीलें। लद्दाख में कौन सी झील है? लद्दाख में हो जाएगी पेंगोंग तसो झील, ठीक है। और ये अपन ने करे ले राजस्थान वाली, ठीक है। अब अपन कुछ फैक्ट्स कवर करते हैं। चिल्का झील है जो कहाँ पर है? ये है उड़ीसा के अंदर। ये क्या आ जाएगी? सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। सांभर झील है जो मैंने लिखाई दी आपको कि सांभर झील है राजस्थान के अंदर। तो ये क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील। ये हो जाएगी बड़ी और ये हो जाएगी सबसे ज़्यादा खारा पानी है इसमें। फिर बात करते हैं वुलर झील की। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि वुलर झील को जो पानी मिलता है वो मिलता है झेलम नदी से, ठीक है। कौन सी नदी से? झेलम नदी से। इसके बाद अपन बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये क्या है? ये है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने सिर्फ 10 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि उनसे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस साथ में कवर कर रहे हैं एक्सप्लेन के थ्रू, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते भी चलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल का लिंक भी वीडियो के साथ में आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जल्दी से सक्सेस विद रोहित सर जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो आप भी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो क्लास की PDF मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो आप इसका प्रिंट आउट करवाना चाहो तो वैसे करवा लेना, वरना रिवीजन वगैरह अपना डाउनलोड करके कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर। थैंक यू।